हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10 जो आपका सामाजिक विज्ञान है उसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये वीडियो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि बोर्ड परीक्षा में 100% यहां से क्वेश्चंस आएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट। तो पहला प्रश्न आप लोग यहां देखो, इससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष की गई? जो फ्रांस है, फ्रांस ने गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष की गई? ऑप्शन का है आपके पास 1815 ईस्वी, खा है 1848 ईस्वी, गा है 1830 ईस्वी एंड घा है 1871 ईस्वी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? आई होप कि आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। पहले चैप्टर का ही क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो है 1848 ईस्वी। क्या सही होगा? 1848 ईस्वी। आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। काफी आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है। जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ है? आई होप कि आपको पता होगा। का है जर्मनी, खा है इटली, गा है फ्रांस एंड घा है इंग्लैंड। तो जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ है वो फ्रांस से हुआ है। कहां से हुआ है? फ्रांस से, फ्रांस देश से हुआ है राष्ट्रवाद का प्रारंभ, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में याद करके ही जाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? जैसे इसका मुख्यालय होता है, बट इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर का है वाशिंगटन, खा है जिनेवा, गा है न्यूयॉर्क एंड घा है ऑस्ट्रिया। तो आप लोग बताओ, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वो कहां पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा न्यूयॉर्क। क्या होगा? न्यूयॉर्क। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखो यहां कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है? नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहां ऑप्शन का है पवन ऊर्जा, खा है जल एंड घा है आपका जीवाश्म ईंधन एंड घा है आपका वन। अभी मैं आपको जस्ट इसके आगे पढ़ाऊंगा नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, वहां से आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको इसी में पढ़ाऊंगा। तो इसका सही आंसर होगा जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन जो है वो आपका एक अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि इसे उत्पन्न करने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। लेकिन पवन ऊर्जा को हम तुरंत उत्पन्न कर सकते हैं, जल को भी और पवन को भी, लेकिन इसको बनाने में काफी ज्यादा वर्ष लग जाता है, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5 है कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? जो भूदान आंदोलन है, भूमि का दान करना, वो किसके द्वारा आरंभ किया गया? ऑप्शन का है महात्मा गांधी, खा है जवाहरलाल नेहरू एंड गा है विनोबा भावे एंड घा है आपका इंदिरा गांधी। तो जो भूदान आंदोलन है किसके द्वारा आरंभ किया गया? आई होप कि आपको पता होगा। नहीं पता हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो भूदान आंदोलन है वो विनोबा भावे के द्वारा आरंभ किया गया था, ठीक है। ये हमारा है प्रश्न नंबर 5 और आई होप कि आपको 5 क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए गए हैं वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 6 जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करके ही बोर्ड परीक्षा में जाना है। कि संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषम समवर्ती सूची में शामिल है? ऑप्शन का है शिक्षा, खा है कृषि, गा है पुलिस एंड घा है रक्षा। तो आप लोग बताओ कि इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है कि संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषम समवर्ती सूची में शामिल है? तो वो हमारा होगा शिक्षा। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है यहां कि निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? यहां आपको बताना है इन चारों राज्य में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक है। प्रति व्यक्ति आय, एक एक व्यक्तियों की आय। तो यहां का ऑप्शन है हरियाणा,
खा है बिहार, गा है राजस्थान एंड घा है मेघालय। तो किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो जो आपका हरियाणा है, हरियाणा का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ठीक है, याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के लिए, हरियाणा का। ठीक है, अगला ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है जिसके द्वारा हम उत्पादन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर का है पूंजी, खा है लाभ, गा है सेवाएं, घा है कर। तो अगर उत्पादन का साधन देखा जाए तो वो जो उत्पादन का इन चारों में से साधन है वो है पूंजी। क्या है? पूंजी। तो निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है उसमें क्या है? आपका पूंजी है। ठीक है, तो ये आपको 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तैयार करके बोर्ड परीक्षा में जाना है। मैं बहुत सारा क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया है कई बार। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट नंबर है कि रॉलेट एक्ट क्या है? रॉलेट एक्ट, आई होप कि आपने इसका नाम भी सुना होगा, पढ़ा भी होगा कई बार। रॉलेट एक्ट के बारे में एक कानून है जो कि रॉलेट एक्ट। ठीक है, और अगर आपको नहीं पता तो आपको अभी पता चल जाएगा, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा कि रॉलेट एक्ट जो है 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था। क्या था? कानून था। बहुत सारे लोग सोचते हैं ये नाम है, लेकिन ये कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल तक जेल में बंद कर दिया जाता था। जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेज यहां शासन करते थे, तो हुआ क्या कि अंग्रेजों ने एक शासन चलाया जो कि रॉलेट एक्ट। ठीक है, और भारतीयों पर बिना किसी मुकदमा को चलाए बिना 2 साल के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता था और जेल में बंद कर दिया जाता था, और केवल शंका के आधार पर। ठीक है, ये है हमारा रॉलेट एक्ट कानून, जो कि पहला प्रश्न है। आप लोगों को याद करके ही बोर्ड परीक्षा में जाना है। ये पहला प्रश्न है और आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। तो यहां हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है जो वो है असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया? एक आंदोलन है असहयोग आंदोलन। ठीक है, और असहयोग आंदोलन आपको बताना है कि आखिर वापस लिया गया तो कब लिया गया और इसका कारण क्या है। ठीक है, तो यहां आपको बता दूं कि असहयोग आंदोलन में आपको सारी चीजें डिस्कस कर रहा हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में छूटे ना, क्योंकि अगर आप एक भी क्वेश्चन छोड़कर आओगे बोर्ड परीक्षा में तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल नीचे रहेगा। तो कॉन्फिडेंस आपको बढ़ाना है और बोर्ड परीक्षा के लिए जम के तैयारी करना है। ठीक है, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1922 कब की बात है? 1922 ईस्वी में। एंड चौरी चौड़ा, जो चौरी चौड़ा, ठीक है, चौरी चौड़ा घटना के कारण। ठीक है, चौरी चौड़ा की घटना के कारण, ध्यान रखना, घटना के कारण वापस लिया गया। काफी आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, वापस लिया गया। तो अब आप बता सकते हो ना, जैसा मैंने बताया है कि जो आपका असहयोग आंदोलन है 1922 ईस्वी की बात है। 1922 ईस्वी में चौरी चौरा की घटना के कारण वापस लिया गया। और आई होप कि आपको समझ में आ गया। सन याद रखना कि 1922 ईस्वी की बात है और कारण याद रखना कि आपका चौरी चौरा घटना का कारण है। ये अगर आप याद रखोगे तो फिर कुछ नहीं है, आप लिख भी सकते हो। ठीक है, ये हमारा प्रश्न नंबर 2 है। हमारा प्रश्न नंबर 3 है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको याद करके ही बोर्ड परीक्षा में जाना है कि गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने अपनी पुस्तक जो हिंद स्वराज है में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया। ठीक है, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं। अगर आपको ना समझ में आए तो कमेंट करना कि सर नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इससे अच्छा कोई नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, आप इसको नोट भी कर सकते हो, रिवीजन भी कर सकते हो, दिन रात पढ़ भी सकते हो। जैसा मैंने लिखा है इसको नोट बना लो अच्छे से और इसका बार बार रिवीजन किया करो। जितना रिवीजन करोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, या फिर वीडियो को 2 से 3 बार देखा करो। लिखा हुआ है महात्मा गांधी। देखो, महात्मा गांधी ने अपनी हिंद स्वराज पुस्तक जो है 1909 में, ठीक है, कहा था, मतलब जो हिंद स्वराज पुस्तक है ये एक पुस्तक है।
उसमें कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था। अगर भारत में ब्रिटिश का शासन था तो भारतीयों का भी सहयोग था, मतलब भारत भी उनके सहयोगी थे। अगर किसी घर में कोई आए और शासन करे तो इसका मतलब कि घर वाले का भी हाथ है किसी न किसी का। इसी प्रकार से तुम्हारे भारत में आकर और ब्रिटिश लोग शासन करें तो इसका मतलब भारतीय लोग भी कुछ ऐसे लोग थे जो मिले हुए थे, और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारतीय लोग चाहें तो ब्रिटिश शासन को साल भर में ही ठहर जाए और स्वराज की स्थापना हो। अगर भारत के लोग चाहें कि हमें स्वतंत्रता मिले और ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाए तो फिर क्या करें कि भारत लोगों को क्या करना चाहिए, यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रही है। अगर भारतीय लोग चाहें तो ब्रिटिश शासन साल भर में ही ठहर जाए और स्वराज की स्थापना हो जाए। यह है हमारा मेन उत्तर। देखो आसान तरीके से मैं आपको एक और बार समझाता हूं कि महात्मा गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में 1909 में कहा कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था। अगर भारत के लोग सहयोग ना करते तो ब्रिटिश शासन नहीं रहता, लेकिन यह शासन इसी सहयोग से चल पा रहा है। और अगर भारतीय लोग चाहें तो ब्रिटिश शासन साल भर में ही ठहर जाए और स्वराज की स्थापना हो। नोट कर लेना और याद भी कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, भूमंडलीकृत जो भूमंडलीकरण है या फिर वैश्वीकरण से आप क्या समझते हो। यहां जो भूमंडलीकरण है और वैश्वीकरण एक ही भाषा है, एक ही चीज है, बट केवल थोड़ा सा नाम में चेंजेस है, इतना याद रखना। देखो लिखा है भूमंडलीकरण, जो कि आपके चैप्टर का भी नाम है, एक चैप्टर का है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ठीक है। लिखा हुआ है कि भूमंडलीकरण या फिर वैश्वीकरण से आप क्या समझते हो, से क्या तात्पर्य है। तो बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं कि एक देश की अर्थव्यवस्था, जैसे किसी एक देश की अर्थव्यवस्था की बात कर रही है, किसी एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से, अगर एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था तथा संपूर्ण विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था तथा जो पूरा देश है, संपूर्ण विश्व है कि विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था का एक दूसरे से विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से जुड़ा होना ही भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कहलाता है। मतलब एक देश की अर्थव्यवस्था या दूसरे देश की अर्थव्यवस्था या संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था, सभी के क्षेत्र को जोड़ना ही आपका वैश्वीकरण कहलाता है। और बहुत आसान तरीके से आप लोगों को बताया हूं, आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ये नया टॉपिक है, ठीक है, और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो याद रखना, बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा सकता है, सारे क्वेश्चंस आप याद रखना। जो बहुत ज्यादा वीआईएमपी है वही क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि अगर बच्चे देखें तो इसी क्वेश्चंस को पढ़ें और बोर्ड परीक्षा में जो 100% आने का चांस होता है, ठीक है। यहां लिखा हुआ है अफ्रीका में आने के लिए यूरोपियों के लिए प्रमुख आकर्षण के कारण क्या थे। जो अफ्रीका है, अफ्रीका में आने के लिए जो यूरोप के लोग थे, यूरोप के लोग, ठीक है, के लिए प्रमुख आकर्षण का कारण क्या था। तो यहां उत्तर देखो कि यूरोपीय देश खनिज संसाधनों के लिए, जो यूरोप के देश थे, यूरोप के लोग थे, खनिज संसाधन के लिए अफ्रीका की ओर आकर्षित हुए। मतलब अफ्रीका की ओर आकर्षित हुए क्योंकि वहां क्या था, खनिज संसाधन थे तथा अफ्रीका के विशाल भू क्षेत्रों और बाजार पर यूरोपीय देशों का नजर था। मतलब जो विशाल भू क्षेत्र है अफ्रीका में और उनके बाजार पर किसका नजर था, यूरोप के लोगों का। तो यूरोप के लोग कैसे आकर्षित हुए, एक तो उनका खनिज संसाधन देखकर, दूसरा विशाल भू क्षेत्र तथा बाजारों का आकर्षण देखकर, ठीक है। इसीलिए जो थे यूरोप के लोग थे वो आकर्षित हुए। ध्यान से समझना कि यूरोपीय देश खनिज संसाधनों के लिए अफ्रीका की ओर आकर्षित हुए तथा अफ्रीका के जो विशाल भू क्षेत्रों और बाजार पर यूरोपीय देशों का नजर था। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखो कि जब हम कहते हैं कि 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी तो इसका मतलब क्या है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है कि जब हम कहते हैं कि 16वीं सदी की बात है, 16वीं सदी में जो दुनिया है वो सिकुड़ने लगी थी, तो फिर इसका मतलब क्या है। ध्यान से समझना, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा कि यहां दुनिया के सिकुड़ने का मतलब है विश्व के विभिन्न महाद्वीपों के व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंधों में वृद्धि होना।
जो विभिन्न महाद्वीपों के व्यक्ति हैं उनके मध्य में पारस्परिक संबंधों में वृद्धि होना ही ये है। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आई होप कि आपको समझ में आ गया। ये आप लोग 6 क्वेश्चंस आप लोग क्या याद रखना, ये आपका अति लघु उत्तरीय है भाई, अति लघु उत्तरीय याद रखना, बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। ऐसे हम लोग आप लोगों के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्लियर करा देंगे, लेकिन आप लोग वीडियोज को लास्ट तक देखा करो ताकि सारे क्वेश्चन समझ में आए। फिर आप लोग जो आप लोगों के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया गया है और लगातार किया जा रहा है ताकि आप बोर्ड परीक्षा में बेहतर कर सको, टॉपर बन सको। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। देखो यहां हमारा पहला प्रश्न है कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। एक होता है नवीकरणीय संसाधन, अभी मैंने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था, अभी आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। और एक होता है अनवीकरणीय संसाधन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है ताकि हम पहचान सके कि ये नवीकरणीय संसाधन है, ये अनवीकरणीय संसाधन है। तो समझना, ध्यान से समझना। पहले आप हेडिंग डालना नवीकरणीय संसाधन, तो लिखना वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, मतलब पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान से समझना, उन्हें हम लोग नवीकरणीय योग्य संसाधन कहा जाता है। वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है उन्हें हम लोग नवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा दूं, एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हो, जैसे हमारा है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा, और आप लिख सकते हो जैसे पवन ऊर्जा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ऊर्जा बहुत है, पवन ऊर्जा। और आप लिख सकते हो जैसे आपका है नवीकरणीय में है जल। ठीक है, ये सारे नवीकरणीय योग्य संसाधन हैं। ओके, एंड आपका वन है आदि। अगर पेड़ पौधे से आपने वन तैयार किया तो इससे हम लोग काफी जल्दी उत्पन्न किया जा सकता है, चाहे भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा चाहे रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा। लेकिन जो अनवीकरणीय संसाधन है इन्हें उत्पन्न करने में काफी साल लग जाते हैं, हजारों साल लग जाते हैं, 100 साल लग जाते हैं, बहुत ज्यादा साल लग जाते हैं। जैसे अनवीकरणीय संसाधन समझो तब आपको समझ में आएगा। देखो ये है अनवीकरणीय संसाधन। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है, एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल, मतलब बहुत ज्यादा समय लगता है। खनिज, जैसे आपका खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधन के उदाहरण है। तो यहाँ आपको 2 एग्जाम्पल भी बता दिया गया है, एक तो आपका खनिज है, ठीक है, एक है जीवाश्म ईंधन। ये दोनों क्या है, इस प्रकार के संसाधन के उदाहरण है। देखो खनिज है या जीवाश्म ईंधन है, इन्हें उत्पन्न करने में बहुत ज्यादा साल लग जाते हैं, याद रखना बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये है हमारा अनवीकरणीय संसाधन। एग्जाम्पल में आप खनिज और आप लोग जीवाश्म लिख सकते हो, जीवाश्म ईंधन। और इसमें आप लोग एक एग्जाम्पल और लिख सकते हो, जैसे आपका पेट्रोल है, डीजल है, ये भी आपका एक अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। ठीक है, याद रखना बस। तो ये हमारा है नवीकरणीय और अनवीकरणीय योग्य संसाधन। अब आप लोग एक समझो जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए भी, एक आपकी बुक में है एक टॉपिक जो कि है सिल्क मार्ग या फिर सिल्क रूट से किस प्रकार विश्व को जोड़ने का प्रयास किया। सिल्क रूट या फिर सिल्क आपका मार्ग, तो उत्तर देखो, सिल्क मार्ग वह मार्ग था जिनके द्वारा चीनी रेशम का व्यापार होता था और इन मार्गों ने विश्व को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो निम्नलिखित थी। नंबर फर्स्ट, समझो ध्यान से, नोट कर लेना, नोट बना लेना, ठीक है, जरूरी है आप लोगों के लिए, थोड़ा सा मेहनत करो। ठीक है, लिखा हुआ है ये मार्ग एशिया के विशाल क्षेत्रों को जोड़ने के साथ साथ एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों को भी आपस में जोड़ते थे। मतलब ये जो मार्ग थे एशिया के विशाल क्षेत्र जो थे को जोड़ने के साथ साथ एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के महाद्वीपों को भी जोड़ते थे, मतलब जोड़ते थे, एक दूसरे को कांटेक्ट करते थे, व्यापार किया जाता था, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है,
दूसरा है इन सामानों की कीमत जो थे यूरोप द्वारा सोने व चांदी के रूप में चुकाई जाती थी। इन सामानों का जो कीमत है वो यूरोप द्वारा सोने या चांदी के रूप में चुकाई जाती थी। तीसरा देखो, इन मार्गों द्वारा व्यापार के साथ साथ जो सांस्कृतिक व धार्मिक आदान प्रदान भी होता था। सांस्कृतिक व धार्मिक जो आदान प्रदान है वो भी होता था। और हमारा चौथा टॉपिक है, मतलब इसमें हेडिंग है कि बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म इसी मार्ग द्वारा ही संभवतः विश्व के अन्य भागों में फैले। जो बौद्ध धर्म है, ईसाई धर्म है, मुस्लिम धर्म है, इसी मार्ग के द्वारा काफी ज्यादा क्षेत्रों में फैल गए। ठीक है, ये आप 2 लघुत्तरीय प्रश्न कंप्लीट कर लेना। आई होप कि आप कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, कंप्लीट कर लेना, याद कर लेना, नोट कर लेना, नोट बना लो। फिर आप लोग देखो उसी नोट को आप पढ़ के बोर्ड परीक्षा में काफी ज्यादा मार्क ला सकते हो। ठीक है, अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखो। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बोर्ड परीक्षा के लिए VIMP है, याद करके ही बोर्ड परीक्षा में जाना, वरना आप लोग जरूर चूक जाओगे। ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। जो कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए, या भारत की कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। मैं आपको बता दूं जो 3 प्रमुख समस्याएं हैं। उत्तर देखो, भारत में हजारों वर्षों से कृषि की जा रही है, आपको पता होगा, वी नो दैट। बट भारत में कृषि के पिछड़ेपन के निम्नलिखित कारक हैं, निम्नलिखित कारण हैं। जैसे फर्स्ट आप लोगों का है कि भूमि की उपजाऊ शक्ति का ह्रास। जो भूमि की उपजाऊ शक्ति है उसका ह्रास। तो भारत की कृषि भूमि पर हजारों वर्षों से खेती की जा रही है। आपको पता है कि भारत में हजारों वर्षों से खेती की जा रही है, जिससे भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो गई है। जिससे जो भूमि है, जो भारत की भूमि है, उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो रही है। और आपको पता है बहुत सारे रसायन उर्वरक का उपयोग किया जा रहा है ताकि हमारे फसल अच्छे हों, लेकिन बाद में यही नुकसान भी पहुंचाते हैं, ये याद रखना। ठीक है, दूसरा है जो मृदा अपरदन, यह भी पिछड़ेपन का एक बहुत बड़ा कारण है। तो भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का एक अन्य बड़ा कारण मृदा अपरदन है। पेड़ों को काटने, पशुओं द्वारा अति चराई से पानी तथा हवा के तेज बहाव के कारण मृदा का अपरदन तेजी से होता है। जैसे अगर पशु को चराया जाता है तो पशु जब घास खाते हैं तो घास के साथ साथ मिट्टी को भी उजाड़ लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो इससे मृदा अपरदन होगा ही। पेड़ों को काटा जाता है तो फिर उसके जड़ को उखाड़ने के लिए मिट्टी भी उसके साथ खत्म हो जाती है, तो मृदा अपरदन यहां भी हुआ। तो ये सारी चीजें, जैसे आप पानी है, पानी का बहाव जितनी तेजी से होगा मृदा अपरदन उतनी तेजी से होगा, तो ये भी एक बड़ा कारण है, याद रखना। तीसरा हेडिंग है खेती के पुराने उपकरण तथा ढंग। देखो देश के कई भागों में किसान जो है अभी भी पुराने उपकरण से खेती करते हैं, जिससे कम उत्पादन होता है। देखो देश के जैसे बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो पुराने उपकरण से खेती करते हैं। जैसे पहले बैलों से खेत की जुताई की जाती थी, अब ट्रैक्टर से किया जा रहा है, लेकिन कहीं कहीं अभी ये भी चलता होगा। ठीक है, जो पिछड़ा है, जो मतलब बहुत ज्यादा पीछे है कृषि में, ठीक है, ये याद रखना। ओके, अगला देखो, अगला हेडिंग जो हमारा है वो क्या है कि खेतों का छोटा आकार। जो खेतों का छोटा आकार है ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, जैसे देखो भारत में अभी भी किसान गरीब हैं। देखो किसान कितनी भी खेती कर लें लेकिन गरीब रहेंगे। किसानी करने से बहुत ज्यादा नफा नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए जिसके पास बहुत ज्यादा खेत है भाई वो तो काफी ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन जिसके पास कम है, जो 2-4 बीघा खेत है, तो फिर उससे कितना कमाई कर सकते हैं। तो भारत में अभी भी किसान गरीब हैं, उनकी खेतों का आकार छोटा है तथा कानून के अनुसार खेतों का आकार और भी छोटा हो जाता है। कानून के अनुसार कहीं पुल बनाना है तो भाई किसान का खेत ही जाएगा, कहीं रास्ता बनाना है तो किसान का खेत ही जाएगा। तो ये सारी चीजें के अकॉर्डिंग किसान का खेत और भी छोटा होता जा रहा है। 3 आपको समस्या बताना था, मैंने आपको 5 समस्या बता दिया कि सिंचाई असुविधाओं का अभाव, जल की कमी के कारण सिंचाई क्षेत्र में कमी आई है, भूमिगत जल के भंडार में कमी आती जा रही है, जिससे छोटे किसान कृषि छोड़ने पर मजबूर हैं। तो ये है हमारा 5 हेडिंग्स, और इसमें और आप बढ़ा चढ़ाकर भी लिख सकते हो। सामाजिक विज्ञान है, जितना आप लिखोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। ये वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और ऐसे ही वीडियो मैं आपको हमेशा प्रोवाइड करता रहूंगा, लेकिन आप लोग पढ़ाई में मन लगाओ। जितना आप पढ़ोगे उतना बड़ा आपका टारगेट होता जाएगा, उतना ज्यादा मार्क्स अचीव कर सकते हो। तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।